आज हम इम्प्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जो न्यू एराज में इसका प्रयोग किया जाता है, इसे विविध नामों से भी जाना जाता है। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत इसका प्रयोग कैसे किया जाता है या कैसे सीखने और समझाने में मदद करता है, जैसे पहले पूर्व में हमने अध्ययन किया था कि किस तरह से मनोविज्ञान शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षार्थियों को अपने आप को समझने, समझाने में और अपने आप को उन्नत बनाने में एक दूसरे की मदद करता है, सहायता करता है। उसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र में, क्योंकि इस मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति से है, अतः समाज के अंतर्गत वह व्यक्ति का अध्ययन तो करता ही है, साथ ही साथ उसकी समष्टि का अध्ययन भी करता है। और यह माना जाता है कि व्यक्ति समाज का एक अंग है, अतः जहाँ समाज नहीं है तो व्यक्ति भी नहीं है, उसका स्थायी अस्तित्व तो संभव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में समाज की विभिन्न जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में संतुलन स्थापित करना और उन संस्थाओं में संतुलन स्थापित करने के साथ साथ पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक व्यवहार आदि का अध्ययन करने के साथ साथ उन व्यवहारों के आधार पर जो उसके अंतर्गत यानी व्यक्ति के अंतर्गत समाज के प्रभाव से प्रभावित होने के फलस्वरूप जो परिवर्तन आता है, उन परिवर्तनों और उनको सही दिशा निर्देश प्रदान करना, जिससे वह इन परिवार में, धार्मिक संस्थाओं में, सामाजिक संस्थाओं में, अन्य विविध संस्थाओं में समायोजन और सामंजस्य स्थापित कर सके और सफलतम प्रदर्शन कर सके। सामाजिक नियंत्रण और परिवर्तन के आधार पर मनोविज्ञान उन्हें यह उपादेयता लाने का प्रयास करता है। इसके अंतर्गत जो सबसे, अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो समाज से जुड़ा सबसे पहला पहलू यह देख सकते हैं कि विश्व का कोई ऐसा समाज नहीं है जो समस्याओं से ग्रस्त ना हो। वह वर्ग भेद पर आधारित हो सकती है, रंग भेद पर आधारित हो सकती हैं। अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो बहुत सारी ऐसी क्रांतियाँ इसका कारण है। जाति द्वेष के आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध, महायुद्ध हुआ और अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग की भी मृत्यु हुई। इसी के अतिरिक्त अगर चूँकि मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना एक अपने आप में जटिल समस्या है, क्योंकि व्यवहार व्यक्ति के चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन की अवस्थाओं के और उसके पारिवारिक जो समष्टि है उससे जुड़ा हुआ होता है। अतः इस आधार पर अगर हम व्यक्ति के व्यवहार को देखते हैं तो उसको समझना मुश्किल और साथ ही साथ इसका संबंध विविध पृष्ठभूमियों से होता है, यानी व्यक्ति के व्यवहार पर उसके रीति रिवाजों, संस्कृति का और सामाजिक आर्थिक स्तर के विकास का भी परिणाम दिखाई देता है, जिससे वह उनमें बंध कर कई बार समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। फिर अगर हम बात करें तो सामाजिक संघर्षों से भी कई बार इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भाषा, धर्म, जाति, वर्ग भेद आदि के आधार पर जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वह राष्ट्रव्यापी होकर राष्ट्र की एकता को आघात पहुंचाती है। अतः मनोविज्ञान इन सब पहलुओं पर जो समाज के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं और व्यक्ति समाज का अंग है, अतः समाज की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए विविध विधियों के द्वारा उसको व्यवस्थित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है और राष्ट्र निर्माण और उन्नति में अपना योगदान देता है। आत्मज्ञान के क्षेत्र में अगर मनोविज्ञान को हम देखें तो हमारी भारतीय संस्कृति में आत्मज्ञान यानी अपने आप को पहचानना सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। जिसने अपने आप को पहचान लिया तो उसे किसी और को समझाने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं अच्छा आचरण अच्छे व्यक्तित्व का प्रदर्शन होता है और मनोविज्ञान व्यक्ति को अच्छे आचरण हेतु ही प्रेरित करता है। इसका संबंध मन से होता है और मन की प्रक्रियाओं से होता है, तो मन का संबंध व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है और उसी के आधार से प्रभावित होकर वह विविध क्रियाकलाप करता है। अगर अत्यधिक आवेश में और क्रोध में आ जाता है तो उसे ये ज्ञात ही नहीं होता और वह किसी को अपशब्द, अनुचित शब्दों का प्रयोग कर देता है। जब सामान्य स्थिति में आता है तो उसे पूछने पर वह उसको नकार देता है, स्वीकार नहीं करता है।
अगर आत्मज्ञान के बारे में देखें तो सर्वश्रेष्ठ आचरण का जो उदाहरण है, हम श्रीमान भगवान राम को ले सकते हैं, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। वह एक सर्वश्रेष्ठ आचरण का प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उन्होंने विविध परिस्थितियों में भी अपने धैर्य और अपनी मन की प्रक्रियाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, राज्याभिषेक के समय जब उन्हें वनवास का आदेश मिल गया तो कहाँ उत्सव की तैयारी थी और कहाँ वनगमन की तैयारी हो गई। यानी ऐसी कई बार परिस्थितियां उनके सामने आई और उन परिस्थितियों में उनका जो आचरण और निर्णय, जो तटस्थता देखने को मिलती है, वही आत्मज्ञान कहलाता है। स्वास्थ्य लाभ और मनोचिकित्सा। स्वास्थ्य लाभ और मनोचिकित्सा के आधार का अध्ययन भी मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, निवास होता है। और हमारी संस्कृति में भी यही कहा जाता है, पहला सुख निरोगी काया। उत्तम स्वास्थ्य उत्तम मानसिकता का प्रतीक होता है। अगर मानसिकता ही खराब है तो फिर कोई सुधार लाना भी संभव नहीं है। जितने भी हमारे शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं वह सारा खेल मानसिक संघर्षों का ही होता है। अतृप्त इच्छाएं, कुंठाएं, भावनाएं, इन सब से ग्रस्त होने के कारण जब हमारी मानसिकता ग्रसित प्रभावित हो जाती है, परिणाम क्या होता है कि हमारा व्यवहार प्रभावित होता है और अत्यधिक चिंतन आदि करने से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, उससे हमें शारीरिक रोग उत्पन्न जैसे दमा, लकवा, हिस्टीरिया, कब्ज और आत्मघाती प्रवृत्ति का उत्पन्न होना, अत्यधिक अवसाद और निराशा के कारण इतना अत्यधिक प्रभावित हो जाना जिससे उसको किसी भी प्रकार से बचाना असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में मनोविज्ञान इन सब जो बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को विशेष वातावरण प्रदान करते हुए विविध विधि प्रविधियों के प्रयोग द्वारा सुधार कार्य और उनकी कुंठाओं को जानने का, इच्छाओं को जानने का और उनके संघर्षों को जानने का प्रयास करता है और स्वस्थ मानसिकता लाने के लिए प्रेरित करता है। उसके लिए वह सभी को, उसके परिवार के सदस्यों को और समाज को, सबको प्रेरित करता है कि वह उसको उचित वातावरण प्रदान करें। अब हम इसी के तहत अगर देखते हैं व्यावहारिक कौशल। व्यावहारिक कौशल के अंतर्गत अगर हम देखें तो राजनीति के क्षेत्र में मनोविज्ञान का बहुत अधिक योगदान है। जब एक नेता अपने दल का या किसी राजनीतिक क्षेत्र से प्रचार प्रसार करता है तो सबसे पहले वो व्यवहार मनोविज्ञान को काम में लेता है। वह जनता में घुसता है, डोर टू डोर मिलता है, प्रचार करता है, उनके रीति रिवाज, उनके संस्कार, उनके विश्वास को प्राप्त करने का प्रयास करता है, उनकी समस्याओं से जुड़ता है, उनके बारे में विचार विमर्श करता है। क्योंकि राजनीति के अंतर्गत प्रवेश और प्रचार आदि एक सफलता का नेतृत्व करना है तो सबसे पहले जनता का विश्वास जीतना होता है। क्योंकि प्रजातांत्रिक देश है और नेताओं की इसमें भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो इसलिए जनता का विश्वास जीतना, जनता के बारे में जानना और उसके इच्छाओं अनिच्छाओं के बारे में जानकर आगे बढ़ना। अगर उनकी किसी भी योजना को लागू करना है तो जनहित में ही जारी किया जाएगा। अगर जनता के हित में नहीं है तो किसी भी कानून का विरोध किया जा सकता है और किसी भी योजना का विफल होना संभव हो सकता है। अपराध निरोध न्याय क्षेत्र, इसमें भी मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कई बार अपराध का कारण पता नहीं होता है, परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि सामान्य व्यक्ति भी अपराधी प्रवृत्ति में प्रवेश कर जाता है। उसके ऊपर इतना माहौल हावी हो जाता है, वातावरण या परिस्थितियां इतनी प्रभावी हो जाती है कि वह आपराधिक कार्यों में संलग्न हो जाता है। नतीजन उसके साथ जो न्याय व्यवस्था होती है वो गलत होने से वह उस प्रवृत्ति की ओर, आगे की ओर अग्रसर हो जाता है। लेकिन मनोविज्ञान का इस क्षेत्र में जुड़ने से आज जो बाल सुधार गृह, किशोर सुधार गृह और इस तरह से अन्य जो योजनाएं बनी हुई हैं, न्याय क्षेत्र, किशोर न्यायालय, बाल न्यायालय बने हैं, वो सब इसी का कारण है। मनोविज्ञान के हस्तक्षेप के कारण ही इनमें सुधार संभव हुआ है। आपराधिक प्रवृत्तियों को कम करने का प्रयास किया जाता है। उद्योग और व्यापार, उद्योग और व्यापार किसी भी देश और राष्ट्र की उन्नति के कर्णधार होते हैं। अगर उद्योग और व्यापार का पतन होगा तो देश की उन्नति भी होना आरंभ हो जाती है।
ऐसी स्थिति में यहाँ उद्योग और व्यापार से संबंधित जो कई समस्याएं होती हैं कि मालिक मजदूर में अलगाव होना, समस्याएं उत्पन्न होना, तालाबंदी होना या अन्य मशीनीकरण से या और किसी भी कारण जो उनके हो सकते हैं, उन सब मुद्दों को लेकर जो समस्याएं होती है, उन समस्याओं का उपयोग भी उपयोग को देखते हुए और उनकी समस्याओं को देखते हुए मनोविज्ञान का उपयोग किया गया है और वो उनको सुधारने का प्रयास करता है। सैनिक क्रियाकलापों में और खेल प्रतियोगिताओं में भी इसका उपयोग देखने को मिलता है। मनोविज्ञान के आधार पर जब तक व्यक्ति की जो सैन्य क्रियाकलाप है, अगर वह व्यक्ति को ये बताता है कि किस तरह से सैनिकों की ट्रेनिंग की जानी चाहिए जिससे उनका मनोबल नहीं टूटे और कम संख्या में होते हुए भी उनका आत्मबल अगर अधिक है तो वह बहुत सारे कार्य निष्ठापूर्वक कर सकता है, देश के लिए बहुत से ऐसे कार्य कर सकता है जो विश्वसनीय नहीं हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में कई ऐसी फिल्मों का भी फिल्मांकन किया गया है जो तानाजी और इस तरह की जो पिक्चरें हैं उसमें इस तरह का मनोबल ही दिखाया गया है। खेल के अंतर्गत अगर हम देखें तो जो दबंग पिक्चर है और चक दे इंडिया पिक्चर है, इसी तरह की अन्य जो दंगल पिक्चर है वो दंगल और जो चक दे इंडिया, इस तरह की जो मैरी कॉम पिक्चरें हैं उनमें जो खेल भावना, समायोजन और जो शारीरिक जो उनको एक्सरसाइज करवाई जाती है उस आधार पर अगर हम देखें तो मनोवैज्ञानिक रूप से उनका तैयार करना और किसी भी खेल में हार को जीत में परिवर्तित करने में मनोविज्ञान एक सफलतम योगदान देता है। अब हम आगे बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे।